दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जब अचानक से धोखा मिलता है तो पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन जब उसको ये बात पता चलता है कि धोखा देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका कोई अपना सगा ही है, तो ये जान करके वो अंदर से टूट जाता है और बार बार अपनी गलतियों पे अफसोस करते हुए कहता है कि आखिरकार क्यों मैंने किसी पे भरोसा किया। काश कि मैं किसी पे भरोसा ही नहीं किया होता तो शायद मुझे आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुना रहा हूं, दरअसल यह घटना होता है मुंबई प्रदेश का कोलाबा शहर का। कोलाबा का एक इलाका पड़ता है सुंदर नगर बस्ती। इसी सुंदर नगर बस्ती का रहने वाला धनंजय होता है। धनंजय के परिवार में टोटल 3 व्यक्ति होता है, जिसमें 2 बेटा होता है और 1 बहू होती है। बड़े बेटे का नाम होता है महेंद्र, बहू का नाम होता है श्वेता और सबसे छोटा बेटा होता है चेतन। दरअसल धनंजय की पत्नी की बहुत साल पहले ही मौत हो चुकी है। धनंजय जो एक चपरासी का नौकरी करता था, वही उसका बेटा महेंद्र भी एक प्राइवेट कंपनी में एक शोरूम के अंदर काम किया करता था। क्योंकि तीनों ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, इसीलिए परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। तीनों के तीनों हर रोज जब अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं, उसके बाद से श्वेता अपने घर के कामों में जुट जाती है। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 10 मई की सुबह सुबह की, जब हर रोज की तरह बाप और बेटा दोनों जब एक साथ ड्यूटी जाने के लिए तैयार होते हैं। श्वेता भी उनके लिए लंच बनाती है, नाश्ता करवाती है और उसके बाद से तीनों जब ड्यूटी चले जाती है, श्वेता भी अपने घर के कामों में जुट जाती है। लेकिन महेंद्र जब ड्यूटी के ऊपर जाता है, लंच जब होती है, लंच के टाइम अपनी पत्नी श्वेता के नंबर पर कॉल करता है। दरअसल महेंद्र जो अपनी पत्नी से काफी बेइंतहा मोहब्बत करता था, जब भी लंच हुआ करता था अपनी पत्नी से उस टाइम पे एक बार बात जरूर करता था। 10 मई को दोपहर के समय महेंद्र जब अपनी पत्नी श्वेता के नंबर पे कॉल करता है, रिंग तो जा रही होती है लेकिन श्वेता फोन नहीं रिसीव करती है। कई बार फोन करने के बावजूद भी जब श्वेता फोन नहीं रिसीव करती है तो महेंद्र को काफी अजीब सा लगता है। इसीलिए महेंद्र पड़ोस के एक व्यक्ति के नंबर पे कॉल करता है और उससे कहता है कि जा करके तुम देखना कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। पड़ोसी जब महेंद्र के घर पे जाता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है, आवाज घर के जोर जोर से आ रही है। पड़ोसी दरवाजे के ऊपर जाकर के कई बार आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से श्वेता कोई जवाब ही नहीं देती है। इसीलिए पड़ोसी फिर से महेंद्र के नंबर पे कॉल करता है और उसको ये सारी जानकारी दे देता है। इस तरह की बातें जब कहता है, ये सुन करके महेंद्र भी एकदम से परेशान हो उठता है। उसको समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार श्वेता है कहाँ पे और फोन क्यों नहीं उठा रही है और घर में टीवी क्यों चल रहा है। इसीलिए महेंद्र अपने पिता के नंबर पे कॉल करता है और उससे सारी जानकारी देता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि आप घर पे जाकर के देखो कि श्वेता कहाँ पर है। जब सारी बात अपने पिता से महेंद्र बता देता है तो इसके बाद सुनने के बाद धनंजय भी काफी परेशान हो जाता है और दोपहर के समय ही अपनी ड्यूटी से अपने घर आ जाता है। दरवाजा जब खुलवाने की कोशिश करता है तो अंदर से श्वेता दरवाजा ही नहीं खोलती है। इसीलिए धनंजय किसी भी तरीके से दरवाजा को तोड़ देता है और घर के भीतर प्रवेश कर जाता है। घर के भीतर जैसे धनंजय प्रवेश करता है और बाथरूम की ओर जब जाता है तो बाथरूम की तरफ नजारा देख धनंजय जोर जोर से चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है। दरअसल उसी बाथरूम के अंदर श्वेता की लाश पड़ा होता था। उसके शरीर से काफी मात्रा में खून निकल चुका था और शरीर के ऊपर कुछ ज्यादा कपड़ा भी नहीं होता है। अब धनंजय जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करता है, उसकी आवाज सुन करके उस मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस बात की खबर महेंद्र के साथ साथ उसके भाई चेतन को भी देते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों भाई भी घर पे आ जाते हैं। अब जब श्वेता की लाश को देखते हैं तो सब के सब दहाड़े मार करके रोना शुरू कर देते हैं। तभी पड़ोसी इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को दे देता है। इधर पुलिस प्रशासन को जैसे खबर मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाती है और सबसे पहले उस लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि श्वेता के गले के साथ साथ उसके सीने पर भी किसी तेज धारदार हथियार से कई बार वार किया गया था। अब दरअसल पुलिस जब इस लाश को चेक करती है तो ये भी अंदाजा लगाती है कि शायद श्वेता के साथ में दुष्कर्म भी किया गया है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो पता चलता है कि घर का सारा सामान भी जहां तहां बिखरा पड़ा हुआ है, जिसको देख करके पुलिस प्रशासन इस बात की अंदाजा लगाती है कि शायद श्वेता की हत्या लूट के इरादे से की गई होगी। लेकिन पुलिस इस बात को भी सोचने पर मजबूर होता है कि जब घर का दरवाजा अंदर से बंद था तो आखिरकार श्वेता की हत्या किया किसने है। इसीलिए पुलिस अब जा करके दरवाजे को काफी बारीक तरीके से चेक करता है तो पता चलता है कि दरवाजा ऑटोमेटिक होता है, जो अपने आप ही अंदर से लॉक हो जाता था। पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में महेंद्र से पूछताछ करती है तो महेंद्र रोते बिलखते हुए पुलिस वालों को कहता है कि साहब, हम सब के सब अपने अपने काम पे थे, हमको नहीं पता है कि श्वेता की हत्या किसने किया है।
लेकिन पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर महेंद्र के ही कहने पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल में पुलिस जुट जाती है। लेकिन पुलिस अपनी तमाम प्रयास कर लेती है, इसके बावजूद भी पुलिस के हाथे कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे अपराधी पकड़ा जाए। लेकिन 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस को मिलता है तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पता चल जाता है कि श्वेता के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था। पुलिस काफ़ी सोचने विचारने के बाद इस नतीजे में पुलिस पहुंचती है कि शायद पुलिस की ये समझ आता है कि शायद श्वेता की जो भी हत्या किया होगा वो तो रेप तो नहीं किया है, तो वो परिवार वाले को जानने वाला ही कोई व्यक्ति हो सकता है। हालांकि पुलिस बारी बारी से उसके घर के सारे मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकलवाती है, सारे कॉल डिटेल्स को चेक करती है, इसके बावजूद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस केस में आगे कैसे बढ़ा जाए। पुलिस एक दिन फिर से अपनी टीम के साथ धनंजय के घर आता है। जैसे धनंजय के घर पे आता है, पूरे परिवार के बारे में पूछताछ करता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है और बाहर से कौन घर पे आया जाया करता था। इस पे धनंजय पुलिस वालों को बताता है कि साहब हमारे पूरे परिवार के अलावा एक और लड़का रहता है जिसका नाम होता है हितेश। हितेश जिसकी उम्र करीब करीब 23 वर्ष होती है, जो चेतन का ही एक दोस्त होता है। धनंजय जब हितेश का नाम लेता है उसके बाद पुलिस अब हितेश के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तभी उसमें से एक पड़ोसी पुलिस वालों को बताता है कि साहब 10 मई को हितेश दोपहर के समय अपने उसके घर पे आया था। पड़ोसी जैसे इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देता है, पुलिस पड़ोसी के ही कहने पर हितेश को गिरफ्तार कर लेती है और फिर हितेश से श्वेता की हत्या के बारे में काफ़ी पूछताछ करती है। चूंकि हितेश भी कोई पेशेवर हत्या अपराधी नहीं होता है, इसीलिए पुलिस वालों के सामने वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और आखिरकार मजबूर होकर के हितेश अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। दरअसल हितेश जो मूल रूप से महाराष्ट्र प्रदेश के पालघर जिले के उसी गांव का रहने वाला होता है जिस गांव का धनंजय रहने वाला होता है। हितेश जो कि बेहद ही गरीब परिवार से होता है, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाता है। क्योंकि चेतन जब भी अपने गाँव में जाता है तो उसका मैक्सिमम समय हितेश के साथ ही बीतता था, क्योंकि चेतन और हितेश के बीच बचपन से ही दोस्ती होती है। लेकिन इधर धनंजय जो करीब करीब 30 वर्ष पहले मुंबई शहर में आता है एक रोजगार की तलाश में और एक चपरासी की नौकरी ले लेता है। अपनी पत्नी के साथ तो रहता है, लेकिन जैसे उसके 2 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद से उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से धनंजय का हौसला तो टूट जाता है लेकिन अपने बच्चों का हौसला नहीं टूटने देता है। वो धनंजय कैसे भी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस काबिल बना देता है कि आखिरकार वो दोनों ही बेटों की अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। बाप और बेटा तीनों मिलकर के जब ठीक ठाक पैसे कमाने लगते हैं उसके बाद से धनंजय इसी सुंदरनगर बस्ती के भीतर अपना एक घर भी खरीद लेता है। महेंद्र भी जब अपनी नौकरी पे लग जाता है, जब ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है, उसके बाद से धनंजय अपने बेटे की शादी श्वेता से कर देता है। श्वेता जो देखने में जितनी ही खूबसूरत होती है उतनी ही पढ़ने में तेज भी होती है। महेंद्र को जब श्वेता जैसी खूबसूरत पत्नी मिल जाती है उसके बाद से महेंद्र को भी अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार हो जाता है। दरअसल महेंद्र जब भी अपनी ड्यूटी पे जाता है, जब भी उसको मौका मिलता है, वो अपनी पत्नी श्वेता से एक बार बातचीत जरूर करता था। एक दिन चेतन जब अपने गाँव में घूमने के लिए जाता है तो उसका दोस्त हितेश उसको कहता है कि दरअसल मेरे घर की माली स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, इसीलिए मैं भी मुंबई के भीतर कोई नौकरी करना चाहता हूँ। मुंबई के भीतर नौकरी करने की जब वो कहता है, चेतन भी उसको अपने साथ लेकर के आ जाता है और जब मुंबई के भीतर वो लेकर के आता है उसके बाद से धनंजय और उसके दोनों बेटे मिल करके हितेश को भी एक शोरूम के भीतर नौकरी पे लगवा देते हैं, जहाँ पर हितेश भी ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। उसके बाद से धनंजय हितेश को अपने ही घर में एक जगह दे देता है। दरअसल 2nd फ्लोर के ऊपर धनंजय, उसका बेटा चेतन और हितेश तीनों एक साथ ही रहते थे और ग्राउंड फ्लोर पर महेंद्र अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। हितेश जब धनंजय के घर में रहने लगता है उसके बाद से धनंजय का भी परिवार उसके अपने परिवार के सदस्य के तौर पे ही मान लेते हैं। दरअसल श्वेता जैसे अपने ससुर, देवर और अपने पति का लंच बॉक्स तैयार करके देती है, ठीक उसी प्रकार से वो हितेश के लिए भी लंच तैयार करके देती थी। हितेश जब उसके घर में रहने लगता है उसके बाद से श्वेता को भी वो भाभी भाभी कह करके बुलाने लगता है। दरअसल श्वेता भी बिल्कुल अपने सगे देवर के जैसे ही हितेश को भी मानती थी, इसीलिए हितेश भी कभी कभार श्वेता से हंसी मजाक भी करने लगता था। हालांकि श्वेता जब से हंसी मजाक हितेश करता था, श्वेता भी इस बात का विरोध नहीं करती थी और बदले में उसको भी जवाब दिया करती थी।
समय बहुत अच्छे तरीके से सबका बीत रहा था, लेकिन हितेश जब बार बार श्वेता से हंसी मजाक करने लगता है, हंसी मजाक में कुछ ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी बातें कह देता है जिसको सुन करके श्वेता मुस्कुरा देती थी। इसीलिए हितेश के अंदर एक गलतफहमी पनप जाती है। दरअसल हितेश को ऐसा लगने लगता है कि श्वेता उसको पसंद करने लगी है। हितेश ये सोचता है कि घर के भीतर बाकी सदस्य होने की वजह से श्वेता अपने दिल की बात हितेश से नहीं कह पाती है। इसीलिए अब हितेश एक मौके का इंतजार करने लगता है। 10 मई को जब घर का पूरा सदस्य अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, हितेश भी अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। लेकिन हितेश जब अपने ड्यूटी पे जाता है तो उसका मन ही नहीं लगता है। करीब 12 बजे के आसपास वो घर पे लौट जाता है और जब श्वेता उससे पूछताछ करती है तो अपनी भाभी से वो झूठ कहता है। दरअसल हितेश श्वेता से बताता है कि मेरे सर में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं ऑफिस से छुट्टी ले लिया है। सर में काफ़ी दर्द होने की बात जब कहता है, उसके बाद से श्वेता उसके लिए चाय बना के लाती है, चाय भी पिलाती है और साथ ही साथ उसको ये भी कहती है कि ऊपर के कमरे में जाकर आप आराम कर लो, थोड़ी देर में सर ठीक हो जाएगा। श्वेता इस तरह की बातें कह करके वो बाथरूम में नहाने के लिए तो चली जाती है, लेकिन हितेश वहां से ऊपर नहीं जाता है, बल्कि श्वेता जैसे ही बाथरूम के अंदर चली जाती है उसके बाद से हितेश भी उसी बाथरूम के भीतर अंदर घुस जाता है और जाकर के श्वेता के साथ में जोर जबरदस्ती करने लगता है। श्वेता के साथ जैसे ही जोर जबरदस्ती हितेश करना शुरू कर देता है, इसको देख करके श्वेता भी एकदम से चौंक जाती है, घबरा सा जाती है। श्वेता अपने आप को बचाने के लिए तमाम प्रयास करती है, लेकिन हितेश उसको एक ही बात कहता है कि बस एक बार मेरी बात आप मान लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता हूँ। हितेश जब काफ़ी ज़बरदस्ती कोशिश करने लगता है श्वेता के साथ, तो श्वेता बाथरूम से निकल जाती है और अपने आप को बचाने के लिए घर के तमाम सामानों को इधर उधर छींटना बिखरना शुरू कर देती है। दरअसल हितेश जब बाथरूम के भीतर जाता है तो उससे पहले घर के भीतर जो टीवी पड़ा होता है उसको ऑन कर देता है और उसका आवाज़ भी काफ़ी तेज कर देता है, जिसकी वजह से घर के भीतर जब श्वेता चीखना चिल्लाना शुरू करती है, टीवी की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी आवाज़ घर के बाहर तक जा ही नहीं पाती है। श्वेता भागते दौड़ते इधर उधर तो भागती दौड़ती है, दरवाजे की तरफ भागती है। हितेश उसको धर दबोचता है। हितेश को जब पूरा विश्वास हो जाता है कि श्वेता अब उसकी बात नहीं मानने वाली है, अब हितेश को भी डर सताने लगता है। दरअसल हितेश को ऐसा लगता है कि यदि हमने श्वेता को छोड़ दिया तो राज खुल जाएगा और फिर न जाने मेरे साथ क्या कुछ होगा। इसीलिए हितेश अब अपने आप को बचाने के लिए फौरन किचन के अंदर जाता है, वहाँ से एक तेज धारदार हथियार को लाता है और उस हथियार से श्वेता के गले के साथ उसके सीने पर भी कई बार वार कर देता है, जिसकी वजह से श्वेता की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। अब श्वेता की जब मौत हो जाती है उसके बाद से हितेश काफ़ी देर तक वहीं पे बैठा होता है और बैठ करके इधर उधर की बातें सोचता है। काफ़ी सोचने के बाद वो बाथरूम के अंदर जाता है फिर और अपना हाथ वाथ धोता है, वहाँ से कपड़ा चेंज कर लेता है और फिर जाकर करीब 2 बजे के आसपास घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हितेश जब घर से बाहर निकलता है, दरवाजे को जो खींचता है, दरवाज़ा ऑटोमेटिक अंदर से लॉक हो जाता है, चूँकि वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक होने वाला था। इसके बाद से वो ड्यूटी फिर से वापस चला जाता है। वाकई में हितेश जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, इसको सुनने के बाद धनंजय के किसी भी परिवार का सदस्य अपने उसके कानों पे भरोसा ही नहीं होता, अपने आप पे भरोसा नहीं होता। हितेश जब अपना जुर्म कबूल करता है उसके बाद से पुलिस अगले ही दिन हितेश को जिला अदालत में पेश कर देती है, जहाँ से उसको कोर्ट जेल भेज देता है। तो उसमें पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ भी रहे आप सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।